चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए तो जो अगर पार्टिकल अपनी एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर नहीं करेगा तो वेव्स जो स्प्रेड होगी वो नहीं हो पाएगी। तो हाइगन्स ने ये कहा कि जैसे अगर हम कहें कि ये वेव आगे स्प्रेड क्यों हो रही है, या ये जो वेव है, ये वेव कैसे आगे पहुंच पाई, तो उसका कारण है पुराने वाले पार्टिकल्स, जो पीछे वाले पार्टिकल से, वो एक तरीके से इसका सोर्स है। हर पार्टिकल एक सोर्स है, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। जैसे बच्चे हमारी अर्थ है, हम लोग यहाँ जी रहे हैं, तो हमारा भी नॉलेज ट्रांसफर जो है वो स्टार्टिंग में हमने जो इतना गेन किया है, तो हम ये नहीं कहते कि हमने अर्ली मैन से नॉलेज ली है। बेसिकली हम ये कहते हैं कि हमने अपने पहले जनरेशन से, अपने पेरेंट्स से नॉलेज ली है। क्योंकि बट ये है कि वो नॉलेज बहुत ऊपर से चलती हुई आ रही है, बट हमें जिससे मिली वो नॉलेज, हम उनका नाम लेते हैं। समझे बच्चों इस चीज के बारे में? तो यहाँ पर ये है कि ये नहीं कह रहा कि ओरिजिन से, बेसिकली ओरिजिन से वेव ट्रांसफर हो रही है, इसके बारे में नहीं बात करता। तो ये कहता है कि जो वेव फ्रंट है उसमें जो पार्टिकल है, जैसे ये पार्टिकल्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, अगर ये एनर्जी आगे ट्रांसफर करते हैं तो वेव आगे स्प्रेड होगी, वरना ये वेव आगे स्प्रेड नहीं हो पाएगी। तो वेव के स्प्रेड होने का कारण यही है कि इस वेव फ्रंट के जो पार्टिकल है वो एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हाइगन्स ने इस बेसिस पे ये डिफाइन किया, अगर उसने कोशिश की डिफाइन करने की, कि ये जो हमारा कोई वेव फ्रंट होता है उस पर हर एक जो पॉइंट है वो एक तरीके से सोर्स है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। कोई बच्चा बताएगा इस लाइन का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, कोई बच्चा बताएगा? ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। हर पॉइंट, वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक तरीके से सोर्स है डिस्टर्बेंस का, या फिर एक तरीके से सोर्स है वेव का। कोई बच्चा बताएगा इसके बारे में? हेलो हेलो। अरे शिवांश बोलो बच्चे, शांत क्यों इतने? यस सर। बताओ बच्चे, क्या क्या कहा मैंने, कुछ समझे? क्या बताओगे इसके बारे में, बताओ। ईच सर पॉइंट इसका ऑफ मतलब वेव फ्रंट इज अ सोर्स, इसका क्या मतलब है? जो पहला वो जो होगा पार्टिकल सर, उसके चक्कर में दूसरे को डिस्टरबेंस के चक्कर में वो होगा। देखो अच्छे, चक्कर क्या है कि जैसे अगर हम कहें एनर्जी जो स्प्रेड हो रही है, या फिर जो वेव स्प्रेड हो रही है, जैसे पानी में हमने स्टोन को ड्रॉप किया, ऐसे वेव स्प्रेड हो रही है। तो अगर पार्टिकल्स एनर्जी लें और वो खुद ही कंज्यूम कर लें, वेव्स का काम मेनली क्या होता है, जब हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा वेव के बारे में, तो हम वेव पढ़ते हैं कि 11th क्लास में भी, वेव का काम ये होता है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो जहां आपने स्टोन गिराया वहां एनर्जी मिली, और वो एनर्जी आगे फैलती है, जैसे सुनामी भी आती है तो वेव क्रिएट होती है एक, और एनर्जी बेसिकली जहां से वेव क्रिएट हुई है वहां से किनारे तक पहुंचती है। बट अगर मान लो कि जो पार्टिकल्स हैं वो ही आगे एनर्जी को ट्रांसफर ना करे, तो उससे वेव आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ पर यही है, जो किसी टाइम पर वेव के जो पार्टिकल्स हैं वो एक तरीके से सोर्स है। आप जहां से वेव ओरिजिनेट हुई है वो सिर्फ सोर्स नहीं है, इवन हर पार्टिकल सोर्स है। इवन देखो, आप लोग भी फ्यूचर में सोर्स ऑफ नॉलेज हो गए बच्चे। हम लोग कंट्री में रह रहे हैं, जिस कंट्री में रहे हैं, जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, हर बंदा सोर्स ऑफ नॉलेज है यहाँ पर। आपके पास भी सोर्स ऑफ नॉलेज है, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, कल को आप किसी को नॉलेज दोगे, फिर वो किसी और को नॉलेज देगा। तो हर बंदा एक तरीके से सोर्स है, मैं आप लोगों का सोर्स हूँ, मुझे कहीं और से नॉलेज मिली होगी, मेरे लिए कोई और सोर्स होगा। तो इस तरीके से वेव्स की भी कहानी होती है कि हर पॉइंट जो है वेव फ्रंट का, वो एक तरीके से सोर्स होता है। जैसे हमारे अर्थ में भी हर इंसान एक तरीके से सोर्स है, उसको कहीं से एनर्जी मिली है, वो किसी को एनर्जी दे रहा है। तो ये कहानी होती है वेव फ्रंट की, और हाइगन्स ने यही बताया था बच्चों। बाकी इसकी थोड़ी लैंग्वेज अजीब सी है, तो आगे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। According to the Huygens principle, each point of wavefront is a source of secondary disturbance, and the wavelets emanating from the wavefront are usually referred as secondary wavelets. And if we draw common tangent to all this pair, we obtain a new wave position of wavefront. तो ऐसा कुछ दे रखा है, डेफिनेशन ऐसी है थोड़ी अजीब सी, बस इसका मतलब यही है जो मैंने आपको समझाया।
तो जितना मैंने बताया बच्चों, इसमें ज़्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेफिनेशन वगैरह याद कर लेना आप लोग। बट मेन चीज़ क्या है, अब मेन चीज़ ये है कि हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज़ करके हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल ही वेव के बारे में, वेव को थोड़ा डिफाइन कर पाता है कि वेव क्या होती है, वेव कैसी होती है, वेव में पार्टिकल्स का क्या रोल होता है, रे सर क्या एक बार होती है। हगन्स प्रिंसिपल के बारे में, मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर से, हाँ बच्चे बोलो। हगन्स प्रिंसिपल के बारे में दोबारा बताना एक बार सर, ऊपर ऊपर से बता देखो दो। बच्चे, हाइगन्स प्रिंसिपल एक्चुअली एक तरीके से वेव का रोल बताती है कि वेव क्या होती है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेव के बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके हो। जैसे अपनी 11th क्लास में पढ़ा होगा कि वेव क्या होती है। तो 11th क्लास में पढ़ते हैं कि वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, वेव इज अ काइंड ऑफ यस सर। डिस्टर्बेंस। वो डिस्टर्बेंस जो एनर्जी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाती है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है, हाइगन्स प्रिंसिपल ये बताता है बेसिकली कि ये एनर्जी ट्रांसफर होती कैसे है। वो यही बताता है कि हर पार्टिकल का इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। अगर इसमें से एक कड़ी भी टूट जाए, मतलब जहाँ पे आपने एनर्जी दी, आपने किसी को दिया और कोई किसी और को आगे ट्रांसफर ना करे, तो वहां पे सब कुछ रुक जाएगा। और वहां सब कुछ रुक जाएगा। जैसे मान लो वर्ल्ड है, यहाँ हम लोगों ने इतनी साइंस की नॉलेज गेन की है, बट मान लो जिसने जितने गेन कर ली, अब वो आगे वाली जनरेशन को ट्रांसफर कर ही ना पाए वो नॉलेज, तो आगे फ्यूचर ऐसा होगा कि जो हमारी अर्ली, मतलब फ्यूचर जनरेशन होंगी, वो उल्टा डेवलप्ड की जगह बहुत अंडर डेवलप्ड हो जाएंगी। क्योंकि ये वाली जो जनरेशन है हमारी, वो एनर्जी, वो नॉलेज ट्रांसफर नहीं कर पाई। मान लो कि ऐसा कुछ सुनामी उनामी आती है, कुछ ऐसा इवेंट होता है जिससे जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग थे वो नहीं होते हैं इस अर्थ पे। अब सिर्फ वो लोग रह गए जिनके पास नॉलेज कम है। तो कैसा सोसाइटी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, आदिम मानव जैसी सोसाइटी हो जाएगी, कम एजुकेशन हो जाएगी। तो अच्छा यही है कि मान मान लो कि जैसे एक हमारी वेव है, उसके ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं, वो नेक्स्ट पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते, तो वेव आगे स्प्रेड होती। बट वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर ही नहीं पाए, तो वेव आगे स्प्रेड नहीं हो पाएगी। बस इसके बारे में इंट्रोडक्शन मतलब बताता है ये हाइगन प्रिंसिपल। खैर बच्चे, ये सब तो थोड़ा बहुत आपने जान ही लिया कि कैसे वेव स्प्रेड होती है। अब हम आते हैं आगे कि हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये हमने आप पढ़ा था बच्चे 10th क्लास में, आपको बताते हैं क्या होता है। कोई बच्चा बताएगा, रिफ्रैक्शन याद है किसी को? यस सर। बताओ क्या होता है बच्चे। सर जब रे ऑफ लाइट एक डेंसर मीडियम या मतलब दो मीडियम में, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वो रिफ्रैक्ट होती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको, उसकी जो बेंडिंग होती है, उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाए तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। और शायद आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा होगा ये कि जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सारे एंगल नॉर्मल के साथ बनते हैं। ये जो रे आ रही है इसे कहते हैं, कौन सी रे कहते हैं, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो रे जा रही है उसे क्या कहते हैं, बोलो बच्चे? उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे है। और देखो बच्चे, जो फर्स्ट मीडियम है उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n1, और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n2। खैर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, बट फिलहाल तो अच्छा अभी इसे हम ऐसे ही चला लेते हैं। चलो बता ही देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो बच्चे 10th क्लास में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। जैसे कोई मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट बाय स्पीड इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। कोई बच्चा बताएगा क्या नॉलेज देता है, किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या क्या बताता है, क्या नॉलेज देता है? सर वो लाइट कितनी बेंड होगी शायद, मतलब जो वेव है कितनी देखो रिफ्लेक्ट अच्छे, होगी। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये नॉलेज देता है कि उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो कितनी हो पाएगी। अगर कोई मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होगा। एक मिनट में आता हूँ, 1 मिनट में आता हूँ, कोई आया हुआ है।
अभी किसी क्लास तो नहीं है ना पीछे इसके बाद? एक मिनट सर बाद। मेरी तो नहीं है। सर नहीं होगी शायद। हाँ बच्चों, आगे मैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? जैसे किसी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, हेलो आवाज़ आ रही है ना बच्चों? किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है। ऑप्टिकली डेंसर मतलब लाइट को फ्रीली अलाउ नहीं करेगा। जैसे मान लो कोई एक मीडियम है, दो मीडियम को कंपेयर करें, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और एक का 2 है, तो ये क्या हुआ? ऑप्टिकली डेंसर हुआ। मतलब इसमें लाइट की स्पीड कम होगी कंपैरेटिवली। समझे बच्चों? हेलो 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 यस हेलो। सर। ठीक है। दोबारा बताना ये वाला जो आपने बोला अभी अभी। देखो बच्चों, मैंने ये बताया कि जैसे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है जिस मीडियम का, वो मीडियम उतना ही ऑप्टिकली डेंसर होता है। ऑप्टिकल डेंसर मतलब कि लाइट को फ्रीली अपने थ्रू अलाउ ना करने वाला। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, 2, जैसे जिसमें 2 है, तो उसमें लाइट स्लो चलेगी, कंपैरेटिवली इसमें थोड़ी फास्ट चलेगी। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझे बच्चे? मेनली बैंडिंग नहीं ओके सर। होती यार, ये ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो जैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो प्रूफ होता है वो इस बेसिस पे होता है। तो आप लोगों ने 10th क्लास में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ी होगी बच्चे। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ था साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। शायद आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए मैंने आपको फिर से रिवाइज कराया पूरा का पूरा। या फिर अगर आपको और डिटेल में बताएं तो कई बच्चों ने ये भी पढ़ा होगा ढंग से कि अगर साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू देखा जाए तो ये हो जाएगा n2 बाय n1। ये मेनली होता है, ये होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी 10th क्लास में। 10th क्लास में शायद आपने नीचे वाला फॉर्मूला ना पढ़ के सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बट खैर हमें ये प्रूफ करना है अभी फिलहाल, ये नीचे वाले हमने प्रूफ करना है। तो होता क्या है बच्चों कि जैसे हमें डेरिवेशन करना है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस डेरिवेशन में क्या होता है कि हाइगन्स ने माना कि मान लो ये एक सरफेस है और यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, बाहर एक मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है नीचे, और लाइट रेज आ रही हैं ऐसे यूं, और इस सरफेस पे फॉल कर रही हैं ऐसे। लाइट रेज आ रही हैं और सरफेस पे फॉल कर रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब लाइट रेज सरफेस पे फॉल करेंगी तो रिफ्रैक्शन होगा। आमतौर पे अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप लोगों ने जब पढ़ा था तो आपने पढ़ा था रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो बेंडिंग हो जाएगी। तो हमने दो लाइट रे शो किया,
अब ये जो रेज आई है ये बेंड हो जाएंगी। और आपने ये भी चीज़ पढ़ी थी कि अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो मान लेते हैं हम नीचे वाला मीडियम डेंसर है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ये हमारी रेज है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर ये रेज है तो वेव फ्रंट कैसा होगा। हमने पहले ही एक चीज़ पढ़ी थी हाइगन्स में कि रे और वेव फ्रंट में एंगल 90 डिग्री का होता है। देखो बच्चों, अगर आप देखो तो यहाँ परपेंडिकुलर टर्म हमने पढ़ी थी, ढंग से देखो बच्चे, ये परपेंडिकुलर टर्म हमने पढ़ी थी कि अगर लाइट रे और वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं तो हमने परपेंडिकुलर पढ़ा था। तो लाइट रे ये है तो वेव फ्रंट क्या होगा। अगर आपको वेव फ्रंट दिखाना है तो वेव फ्रंट ले सकते हो आप। ये हमारा वेव फ्रंट है, देखो ऐसा वेव फ्रंट पूरा आ रहा है, बढ़ रहा है, वेव फ्रंट बढ़ रहा है, बढ़ते 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 ये वेव फ्रंट यहाँ आ गया। तो ये हमारा वेव फ्रंट है, इसे कह सकते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये जो वेव फ्रंट आ रहा है येलो कलर का, इसे कह सकते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब कहानी थोड़ी सी अजीब हुई। कहानी अजीब यहाँ पे हुई कि ये रेज आ रही थी। अब हुआ ये कि ये वाली जो रे थी, एक रे ए पे पहुंची, ठीक टाइम उस टाइम पे ये वाली रे बी पे है। बट अब जो बी वाली है उसको जो आगे का डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो मीडियम 1 में ही करना है। बट ए वाली जब चल रही है रे, वो मीडियम 2 में एंटर कर जा रही है। ये ए और बी पीछे से वैसे ही आ रही है। ये ए रे थी, ये चल रही थी ऐसे ही, ये चल रही थी ऐसे, चलते 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 एक साथ ए वाली यहाँ पहुंच गई, बी वाली यहाँ पहुंच गई। पहले तो दोनों की सिचुएशन सेम थी क्योंकि दोनों एक ही मीडियम में थी। बट चलते 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 अब कहानी बदल गई। अब ए वाली कहेगी भाई हमें तो मीडियम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम इंटरफेस पे आ चुके हैं। इंटरफेस मतलब कि दो वो पॉइंट जहाँ पे दो मीडियम अलग अलग हैं। जबकि जो जो बी वाली रे है वो अभी थोड़ा और मीडियम 1 में चलेगी, उसके बाद जाके वो मीडियम 2 में एंटर करेगी। तो हुआ ये कि बी वाली आगे बढ़ेगी और ए वाली भी आगे बढ़ेगी। तो अब हुआ ये कि अब ये वेव फ्रंट ऐसा हो गया, मतलब जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो अब ये वेव फ्रंट ऐसा आएगा। कोई बच्चा बताएगा ये वेव फ्रंट तिरछा क्यों हो गया। किसी के पास कोई लॉजिक कि ये वेव फ्रंट तिरछा क्यों हो गया। तिरछा हो जाएगा वेव फ्रंट ऐसा। सर मीडियम चेंज हुआ है तो डेंस के कारण। थोड़ा बच्ची और डिटेल में बता सकती हो, कुछ और डिटेल बता सकती हो कि वेव फ्रंट तिरछा क्यों हुआ। जैसे मान लो हम नाम दे देते हैं, ये जो ए है यहाँ पे अब ए डैश हो गया और ये जो बी है ये बी डैश हो गया मान लो। तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो इसके बारे में आप कि क्या है क्या नहीं है। सर शायद उसका जो वो आगे वाला हुआ है डेंसर होगा ना सर, उसका एन जो होगा, तो शायद इसलिए उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। देखो अच्छे, जैसे अगर हम speed बात कम करें ए बी एक साथ आ रहे थे तो पहले तो सेम मीडियम में थे तो सेम दूरी ट्रेवल कर रहे थे वो। बट क्या हुआ, अब ए वाला जो था वो दूसरे मीडियम में एंटर कर गया और बी वाला उसी मीडियम में रहा। तो बी वाला ज़्यादा डिस्टेंस चल पाया और ए वाला कम डिस्टेंस चल पाया। तो आप एक चीज़ देखो अच्छे यहाँ पर जो दिखाने की है, ये देखो बी से बी डैश की दूरी ज़्यादा है जबकि ए से ए डैश की दूरी क्या है, कम है। जबकि ये सेम टाइम में ट्रेवल की गई है, मतलब जो लाइट रे बी पे थी वो ज़्यादा ट्रेवल कर पाई, जो लाइट रे ए पे थी वो कम ट्रेवल कर पाई उसी टाइम में। क्योंकि जो ए पे थी उसके साथ दिक्कत ये थी कि वो दूसरे मीडियम में एंटर कर गई थी, डेंसर मीडियम में एंटर कर गई थी, तो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाई। अब कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाई और अगर आपने इसका वेव फ्रंट ड्रॉ किया तो वेव फ्रंट तिरछा हो गई क्योंकि रेस भी बेंड हो गई। अगर रेस भी बेंड हो गई, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन रेस बेंड हो जाती है, तो वेव फ्रंट भी बेंड हो जाता है, वेव फ्रंट भी बेंड हो गया। तो इस तरीके की कोई फिगर हमें देखने को मिली। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं बच्चे, अभी ये समझने में, फिगर समझने में किसी कोई डाउट तो नहीं अब कि क्या कहानी घटी यहाँ पर। बोलो भाई बोलो, किसी क्लास तो नहीं है अभी आप लोगों में से। नो सर मेरी तो नहीं है। ठीक है, कि क्या ये फिगर समझने में किसी को डाउट कोई दिक्कत है अभी जो नहीं। तो ये फिगर बच्चे है जो बता रही है कि रेज आ रही थी और मतलब रेज और वेव फ्रंट आ रहा था और वो बेंड कर गया। और ए और बी पॉइंट एक ही वेव फ्रंट का पार्ट है, मतलब एक ही कलीग, एक फ्रेंड्स हैं, वो एक साथ साथ आ रहे थे। बट अब आगे की कहानी हम दिखाते हैं बच्चों।
तो यहाँ से हम थोड़ी सी कैलकुलेशन और मैथमेटिकल चालू करते हैं। देखो अच्छा, यहाँ पर ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा। कोई बच्चा बताएगा कि मैंने ऊपर वाला एंगल आई लिखा, ये तो आप समझ गए होंगे, बट अंदर वाला एंगल आई लिखा क्यों? किस कारण की वजह से आई लिखा? ऐसा कैसे? ऊपर वाला आई है तो अंदर वाला आई कैसे हो गया? बोलो। देखो अच्छा, एक रूल होता है, हमने आपको बताया, ये जैसे दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, फिर ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकली कर सकते हो। अब आप कहोगे सर ये परपेंडिकुलर लाइंस कैसे हैं? देखो भाई, एक तो ये परपेंडिकुलर है। कोई बच्चा होता है कि ये परपेंडिकुलर क्यों है? जो मैंने अभी पिंक से ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर क्यों है? इसका परपेंडिकुलर होने का कारण क्यों है? हेलो 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 हेलो। यस सर, आ रही। परपेंडिकुलर क्यों है ये परपेंडिकुलर इसलिए है कि जो मैंने येलो वाला ड्रॉ किया है वो वेव फ्रंट है, और ये जो ग्रीन वाला है ये रेज है। हमने आपको एक चीज हमेशा बताई है कि रे और वेव फ्रंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक ये परपेंडिकुलर हो गया। दूसरा, ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया है और ये जो सरफेस है ये भी परपेंडिकुलर है। अब ये तो वैसे परपेंडिकुलर होता ही है, क्योंकि नॉर्मल और सरफेस हमेशा, नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है 90 डिग्री, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा। तो ये दो परपेंडिकुलर हो गए। तो अगर ये वाला एंगल आई है तो दूसरा वाला एंगल भी क्या होता है? आई होता है। कैसे होता है बच्चे? लगा लो बच्चे, पूरा दो इक्वेशन बना के सॉल्व सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा। या करूँ मैं? बताओ, बोलो। हेलो, बोलो भाई बोलो। बोल ही नहीं रहे। अच्छा चलो अच्छे। ठीक ऐसे ही ये वाला एंगल जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्यों? क्योंकि ये वाली जो रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। नॉर्मल में और रिफ्रैक्टेड रे में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, और ये अंदर वाला एंगल भी स्मॉल आर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा इसी के साथ साथ। तो यहाँ पर हमें कुल मिला के ये ट्राइंगल बनता है। अब हम मेनली बात करते हैं ट्राइंगल की। कौन से ट्राइंगल की? दो ट्राइंगल की, ये जो अंदर बन रहे हैं। पहला ट्राइंगल है ए बी बी डैश, एंड दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल, नहीं वैसे इसको ऐसा नहीं लिखा जाता है, एंगल एंगल वाले में लिखा जाता है इसको। इससे अच्छा क्या लिखेंगे अच्छे? पहले वाले ट्राइंगल को, पहले वाले ट्राइंगल को लिखेंगे ट्राइंगल बी डैश ए बी, एंड दूसरे वाले ट्राइंगल को लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डैश ए। ये दो ट्राइंगल जो बन रहे हैं हमारे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो हम चाहें तो इसको सेपरेटली दिखा सकते हैं आपको, चाहें तो आप इसी में कर सकते हो। तो इन दो ट्राइंगल में एक खास बात है, ये एंगल 90 डिग्री है। उसका कारण क्या है? ये एंगल 90 इसलिए क्योंकि हमने आपको एक चीज़ बता रखी है कि रे और वेव फ्रंट में एंगल 90 डिग्री होता है, तो उस बेसिस पे ये जो एंगल बने हैं ये 90 डिग्री है। तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है कि ए है, ये बी है, ये बी डैश है, ये ए डैश है। ये एंगल इंसिडेंस एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब अगर हम देखें बच्चों यहाँ पर, तो हम जब अगर साइन आई लें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? कोई बच्चा होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा? कोई बोलेगा सर ही ये नहीं। भी होगा। परपेंडिकुलर बच्चे एंगल के अपोजिट वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल के अपोजिट वाला ओके जो सर, है अच्छा बी, मैंने बोला 90। बी बी डैश जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ये मतलब कि ए बी डैश। ऐसे ही अगर हम साइन आर लें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब क्योंकि होगी ए ए डैश होगी, ए और हाइपोटेन्यूज वही होगा 90 डिग्री के बी अपोजिट, बी मतलब कि बी बी डैश, ए बी डैश, ए बी डैश। सर ए बी डैश। अगर इसको डिवाइड कर दें
तो साइन आई बाई साइन आर आ जाएगा, और ए बी डैश और ए बी डैश क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा बी बी डैश बाय ए डैश। तो इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा साइन आई बाई साइन आर का। हेयर साइन आई बाई साइन आर, sin I by sin R is given as b b dash by a dash। अब ये b b dash और a dash क्या है भाई, एक्चुअल में b b dash क्या है, जो b वाली रे थी वो b dash तक पहुंची और उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है b b dash, और a dash क्या है, a वाली जो रे थी वो a dash तक पहुंची, उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो a dash है। खास तौर की बात यह है कि जितना डिस्टेंस ए ने ए डैश तक ट्रेवल किया और बी वाले ने बी डैश तक ट्रेवल किया, सेम टाइम में किया है। जब ए वाला ए डैश पे पहुंचा, ठीक उसी टाइम में बी वाला बी डैश पे पहुंचा। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या होता है, उसमें स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अगर हमें बी बी डैश निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हम स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हैं, फॉर्मूला v इंटू टी। और अगर हमें ए डैश निकालना है, क्योंकि ये भी डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बट यहाँ पर अगर हमने स्पीड वहां पे v1 लिया तो यहाँ v2 लेंगे और टाइम t लेंगे। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों किया कि टाइम दोनों केस में सेम लिया और स्पीड दोनों केस में अलग अलग ली, स्पीड अलग क्यों ली, टाइम सेम क्यों लिया? बोलो भाई बोलो बोलो। बोलो भाई। यस सर। क्या क्या हुआ, क्यों बताओ? ये v1 क्यों, ये v2 क्यों, और टाइम सेम क्यों? जो b b डैश है सर उसमें वो बोलो स्पीड तो बोलो, चेंज हो जाएगी ना सर, जब वो आएगी वेलोसिटी तो क्योंकि वो b चेंज वाला जो b डैश तक पहुंचा वो मीडियम 1 में ही चल रहा है, हो तो उसमें वेलोसिटी v1 है, और जो a वाला है वो a डैश तक पहुंचा है क्योंकि वो दूसरे मीडियम में एंटर कर चुका है, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। टाइम सेम क्यों है वो तो हमने खुद बोला है कि जब b वाला b डैश पे पहुंचा है तो ठीक उस टाइम पे a वाला a डैश पे पहुंचा है, तो ये आ गया। अगर हम ये वैल्यू जो है ये पुट करें v1t और v2t यहाँ पर, ये कट जाएगा, तो इससे साइन आई बाय साइन आर जो होगा ये v1 बाय v2 हो जाएगा। साइन आई बाय साइन आर v1 बाय v2 हो जाएगा। देखो अच्छे, जब हम लोगों ने अपनी 10th क्लास पढ़ी थी तो 10th क्लास में हम पढ़ते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, c बाय v। अगर फर्स्ट के लिए करें तो ऐसा हो जाएगा, सेकंड के लिए करें तो ऐसा हो जाएगा, डिवाइड कर दें तो ये कट जाएगा, तो ये v2 बाय v1 हो जाएगा। तो n1 बाय n2 को v2 बाय v1 लिख सकते हैं। अगर रेसिप्रोकल करें तो n2 बाय n1 को v1 बाय v2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसके बराबर होता है, जो कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ से अगर v2 बाय v1 बाय v2 की वैल्यू पुट करनी है तो n1 बाय n2 लिख सकते हो, क्योंकि हमने ये लिख दिए। और यहाँ पर ये हमने डेरिवेशन कर लिया है, जो हमारी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ का एक्सप्रेशन निकाला है बच्चों। तो ये ऐसा कहा जाता है, ये डेरिवेशन है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फ्रॉम यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। बोलो भाई, कोई डाउट किसी को? हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। किसी को कोई डाउट बच्चों? ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जामिनेशन में, अगर एग्जामिनेशन में थ्योरी क्वेश्चन आता है तो ये आता है। सर एक बार नीचे करना वहीं पे जहाँ पे निकाला था वैल्यू। करें भाई आगे? यस सर। तो ये बच्चों ये है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बता देते हैं, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी देख लो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो लॉ है वो तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, जो छोटी सी क्लास से भी, कि रे आती है और ये जाती है, जो आ रही है रे उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, जो जा रही है रे उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये लाइन नॉर्मल होती है, ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पे हम कैसे करने वाले हैं, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग
ये बनाने वाले हैं ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले बनाया था। एक फिगर बनाने वाले हैं। ये देखो बच्चे हुआ क्या कि ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और रेज आ रही हैं इस पे ऐसे, न्यू रेज आ रही हैं, न्यू पड़ेंगी, और ये वाली जैसे रे आई और टकरा के यूं ये इधर चली जाएगी और ये भी अपनी जगह चली गई, मतलब आएंगी रेज और चली जाएंगी रिफ्लेक्ट बैक होके। तो ये दो रेज हैं, इंसिडेंट रेज इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हो गई। कोई डाउट किसी बच्चे को बोलो इसके रिगार्डिंग? बोलो भाई बोलो बोलो। सर नो। ये एक वेव फ्रंट हुआ, ये वेव फ्रंट आ रहा है, ये एक वेव फ्रंट आ रहा है, जैसे कोई वेव फ्रंट आ रहा है, ये कोई वेव फ्रंट आ रहा है, जैसे मान लो ये हमारा कोई वेव फ्रंट आ रहा है, ऐसे कोई वेव फ्रंट आ रहा है हमारा। ये फिगर थोड़ा सा बनाने में मुझे दिक्कत होती है, अच्छे वेव फ्रंट आ रहा है और ये वेव फ्रंट टकरा के जा रहा है। इसकी फिगर यहाँ से देख लेते हैं। तो ये हमारा फिगर है और ये बच्चों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कंपैरेटिवली, उसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो ये रेज आ रही हैं हमारी, इंसिडेंट रेज हैं, टकरा रही हैं, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। ये दो इंसिडेंट रेज हैं, ये रे ऐसे आई टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई, और ये रे भी आई ऐसे टकराई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये वेव फ्रंट है जो ऐसे आ रहा था, यहाँ पे इसको हमने ऐसे ले लिया, ये वेव फ्रंट आ रहा है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ, ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो टकराने के बाद जो सी डी है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, जो बी वाला पॉइंट था, क्योंकि ए और बी पॉइंट एक साथ के एक ही दोस्त है, जो बी वाला पॉइंट था वो जब तक सी पे पहुंचा, क्योंकि वो सीधा 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 जा रहा है, वो सी पे पहुंचेगा, ठीक उतने ही टाइम में उसका जो दोस्त था, एक्चुअली क्या था, दोस्त था वो पहले टकरा गया था, वो ए था, ए पे था, ये ए और बी एक साथ के हैं, तो बी वाला पहुंचा सी पे और ए वाला टकरा के पहुंच गया डी पे। तो बाद में भी अगर आप उनको एक साथ ज्वाइन करो तो बी वाला सी पे पहुंचा और ए वाला डी पे, तो सी और डी को ज्वाइन करो तो ये जो सी और डी हुआ ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हुआ। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर दी पूरी फिगर। अब इसके अंदर क्या है, कोई खास एक्सप्रेशन डेरिवेशन नहीं है। ये वाला जो एंगल है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। कारण क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। अगर ये आई है तो ये वाला भी एंगल आई हो जाएगा, अंदर वाला एंगल भी आई हो जाएगा, दोनों आई हो जाएंगे, वही ठीक वही रूल से। और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि नॉर्मल में और रिफ्लेक्टेड रे में जो एंगल बनता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है और इसमें नॉर्मल में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, अगर ये आर है तो अंदर वाला एंगल भी आर हो जाएगा। तो ऐसा करके फिगर बनती है हमारी पूरी। अब खास बात क्या होती है बच्चे, खास बात इसमें क्या है कि हमें प्रूफ करना है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो इसके लिए अब हमारे पास, हमने देखा जाए तो हमें दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अगर हम बाकी सबको छुपा दें और उन दो ट्राइंगल की बात करें तो ठीक वो वैसे ही ट्राइंगल है जो आप अपनी 9th क्लास में पढ़ते थे। ये ऐसे ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं ये? एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी, और ये वाला एंगल है आई और ये वाला एंगल है आर। तो याद आ रहा है बच्चे, इन दोनों ट्राइंगल का हम क्या प्रूफ करते थे, कुछ याद आ रहा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो बच्चे, इन ट्राइंगल की हम कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करते थे, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स याद करो। कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करते थे, सेम बेस है, एंगल सेम है, ये वाला एंगल तो 90-90 हो जाएगा, ये वाला एंगल बी और डी। जबकि खैर हमें यहाँ कॉन्ग्रेंसी प्रूफ नहीं करनी, बट अगर आप देखो जहाँ पर, तो आप देखोगे दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, जो कि हमें दिखाना नहीं है, बस हमें पता है कि ये जो ट्राइंगल्स है कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पे लिख रखा है बच्चा हमने कौन कौन से, AEC ट्राइंगल और कौन सा ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल। अब देखोगे बच्चे यहाँ पर ये जो ट्राइंगल हमारे पास जो है ये कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंसी अगर ट्राइंगल्स की होती है
तो आपको एक चीज सीधी सीधी पता है कि एंगल को हमें बराबर प्रूफ नहीं करना होता है, और हम कहते हैं बाई CP/CT ये जो एंगल होंगे ये भी बराबर होंगे। ना तो हमें इस डेरिवेशन में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, और ना ही इस डेरिवेशन में हमको CP/CT लेके बताना है। ऑल दो फिर भी अगर आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना चाहते हो तो बच्चे याद है आपको कॉन्ग्रुएंसी 2-3 चीजें लेनी पड़ती है। क्या क्या चीज लेके आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं? यहाँ पर कैसे प्रूफ करोगे? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। बताओ बच्चे, बोलो कोई तरीका? देखो बच्चे, पहले ले लोगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री ईच। दूसरा आप ले लोगे कि B और C और A और D बराबर है। क्यों? क्योंकि जब लाइट B से C पहुंची तब लाइट A से D पहुंची। तीसरा बचा हुआ बेस सेम है, AC कॉमन है, तो इससे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी और एंगल I इज इक्वल टू एंगल R प्रूफ हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा